हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, कृषि जीव विज्ञान में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था चौथा लेसन जैविक ऊतक। ये हमारे इस लेसन का 5वां पार्ट है। ठीक है, इसमें जो जैविक ऊतक होते हैं उसमें उपकला ऊतकों के बाद संयोजी ऊतक अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, संयोजी ऊतक में अपन ने सघन संयोजी ऊतकों के बारे में शुरू किया था। ठीक है, जिसमें वत्सा ऊतक, कई सारे ऊतक अपन ने पढ़ दिए थे। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था जो कंकालीय ऊतक होते हैं उनके बारे में। ठीक है, कंकालीय संयोजी ऊतक में जो अस्थियां और उपास्थियां दो प्रकार की होती है। इनमें अपन ने क्या चीज पढ़ ली थी? इनमें अपन ने पढ़ लिया था, हाँ, इनके अंदर अपन ने पढ़ लिया था अस्थियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब अपन जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उपास्थि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उपास्थि क्या होती है? जो दूसरा है कंकालीय ऊतकों का दूसरा उपास्थि। देखिए, यह मजबूत, लेकिन उपास्थि क्या होती है? एक तो मजबूत तो होती है लेकिन अर्ध ठोस आदि ठोस आलंबी ऊतक होती है। ठीक है, आधार प्रदान करने वाली अर्ध ठोस ऊतक होती है। यह मजबूत लेकिन अर्ध ठोस आलंबी ऊतक होता है। अर्ध ठोस होता है लेकिन होता कैसा है? आलंबी ऊतक होता है। आलंबी ऊतक होता है। मैट्रिक्स तथा कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक इनमें कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें मैट्रिक्स पाया जाता है, अर्थात आधात्री मैट्रिक्स तथा कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें मैट्रिक्स तथा कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती है। मैट्रिक्स तथा कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में कॉन्ड्रेन प्रोटीन होता है। मैट्रिक्स में कॉन्ड्रेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो मैट्रिक्स है उसमें क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स में कॉन्ड्रेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मैट्रिक्स में कॉन्ड्रेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगली चीज यह है कि कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। इनमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं तथा कॉन्ड्रेन प्रोटीन के कारण क्या होता है? लचीलापन पाया जाता है। कॉन्ड्रेन प्रोटीन के कारण इनमें लचीलापन होता है। इनमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। इनमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, एक आवरण पाया जाता है उपास्थि के चारों तरफ, जिसे पेरिकॉन्ड्रियम आवरण कहते हैं। उपास्थि के चारों और पेरिकॉन्ड्रियम आवरण पाया जाता है। पेरिकॉन्ड्रियम आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
अब उपास्थि टोटल 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? टोटल 4 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी। पहला तो है काचाब या हाइलाइन उपास्थि। पहली है हमारी काचाब या हाइलाइन उपास्थि। क्या? काचाब या हाइलाइन उपास्थि। दूसरी है लचीली उपास्थि। दूसरी है लचीली उपास्थि। तीसरी है हमारी तंतुमय उपास्थि। और चौथी है हमारे कैल्सिफाइड उपास्थि। कैल्सिफाइड उपास्थि। चारों उपास्थियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहले हाइलाइन या काचाब उपास्थि में क्या होता है? ये पारदर्शक होता है। ये उपास्थि में पारदर्शक और हल्के पीले रंग की होती है। ये उपास्थि पारदर्शक होती है। पारदर्शक होती हैं। रंग हल्का पीला होता है। रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। तंतु नहीं पाए जाते, इनमें तंतु नहीं पाए जाते हैं। तथा ये किन में पाए जाते हैं? उरोस्थि तथा पसलियों में पाए जाते हैं। ये हमारी जो चेस्ट के पास वाली जो पसलियां होती है इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें तंतु नहीं पाए जाते हैं। यह उरोस्थि तथा पसलियों, उरोस्थि तथा पसलियों में पाए जाते हैं। उरोस्थि तथा पसलियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अगली है हमारी जो लचीली उपास्थि। लचीली उपास्थि में क्या होता है? देखिए, लचीली उपास्थि में पीले रंग के इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, पीले इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं। इनके मैट्रिक्स में रात्रि में पीले इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं। तथा ये जो नाक का जो अपना सिरा होता है, कान का जो सिरा होता है, ये तो अर्थी और ये थोड़ी उपास्थि होती है। जो सिरे होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। इनमें देखिए, इनमें पीले यस लिखे, इनके मैट्रिक्स में पीले इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं। ये नाक व कान के सिरों या किनारों पर पाए जाते हैं। अगला देखिए, तंतुमय उपास्थि। नाम से तंतु है तो इसमें तंतु तो पाए जाते होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में सफेद कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। इनमें मैट्रिक्स में क्या होते हैं? सफेद कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। अंतःकशेरुक ग्रंथियां, जो अंतःकशेरुक ग्रंथियां होती हैं, हड्डियों के अंदर की जो संरचनाएं होती हैं, तथा श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस में ये पाई जाती हैं। ठीक है, सफेद कोलेजन तंतु पाए जाते हैं इनमें मैट्रिक्स में। इनमें सफेद कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। सफेद कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतःकशेरुक, ये किस में पाए जाते हैं? यह अंतःकशेरुक
गतियों व अंतःकशेरुक गतियों वह और किसमें पाए जाते हैं? वह श्रोणी मेखला के वह किसमें पाए जाते हैं? श्रोणी मेखला के श्रोणी मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाए जाते हैं। सिम्फाइसिस में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है कैल्सिफाइड उपास्थि। कैल्सिफाइड अर्थात कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम लवणों के जमाव से ये बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है? कैल्शियम लवणों के जमाव से अत्यधिक कठोर क्या हो जाती है? अत्यधिक कठोर हो जाती है। कैल्शियम लवणों के जमाव से क्या हो जाती है? अत्यधिक कठोर हो जाती है। लचीलापन, बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाती है तो लचीलापन तो न के बराबर होना ही है, लचीलापन का अभाव होता है। ठीक है, श्रोणी मेखला के प्यूबिस में पाई जाती है। ठीक है, लचीलापन का अभाव होता है। और अगला है हमारा, यह इसमें पाई जाती हैं श्रोणी मेखला के। यह किसमें पाई जाती है? यह श्रोणी मेखला के प्यूबिस में पाई जाती है। श्रोणी मेखला के प्यूबिस में ही यह पाई जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार की हमारे उपास्थियां थी। ठीक है, अब संवहन उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले आप इसका। देखिए, संवहन उत्तक। संवहन उत्तक में दो चीजें आती हैं हमारी, एक तो रक्त आता है और दूसरा आता है हमारा लसिकाएं। ठीक है, लसिकाएं क्या होती हैं? लसिकाएं होती हैं हमारे लिए, देखें। संवहन उत्तक पढ़ते हैं अपन। संवहन उत्तक, संवहन उत्तक। ठीक है, जिसमें अपन पढ़ते हैं रक्त के बारे में। ठीक है, अब रक्त क्या होता है? रक्त हमारे शरीर में लाल रंग का होता है। ठीक है, एक तरल संयोजी उत्तक है। यह एक तरल संयोजी उत्तक है। यह एक तरल संयोजी उत्तक है। ये कार्बनिक, अकार्बनिक व गैसीय पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। यह कार्बनिक, अकार्बनिक व गैसीय पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। ठीक है, एक वयस्क में, वयस्क के शरीर के भार का 5 से 7%
रक्त पाया जाता है। क्या होता है? रक्त पाया जाता है। ठीक है। अब रक्त के अंदर ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन हार्मोन तथा रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं? प्रतिरक्षी का कार्य करते हैं। ये रक्त जो है ग्लोब्यूलिन हार्मोन तथा रासायनिक पदार्थों का स्थानांतरण व प्रतिरक्षी का कार्य करते हैं। रक्त क्या करता है? रक्त ग्लोब्यूलिन हार्मोन्स तथा रासायनिक पदार्थों के स्थानांतरण तथा रक्त ग्लोब्यूलिन हार्मोन्स तथा रासायनिक पदार्थों के स्थानांतरण तथा प्रतिरक्षी अर्थात रोगों से लड़ने वाले पदार्थ की प्रतिरक्षी का कार्य करता है। प्रतिरक्षी का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन क्या करते हैं? रक्त को बहने से रोकने का कार्य करते हैं, अर्थात रक्त स्कंदक रक्त को जमाने का कार्य करते हैं, रक्त का थक्का जमाने के कार्य। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त स्कंदक का कार्य करते हैं, अर्थात रक्त को जमाने का कार्य करते हैं, रक्त स्कंदक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे, ये रक्त स्कंदक का कार्य करते हैं। कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। हड्डियों के लिए कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक व रक्त के स्कंदक का कार्य करता है। ठीक है। अब कैल्शियम भी होता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और साथ के साथ कैल्शियम क्या करता है? रक्त को स्कंदक का कार्य भी करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के साथ साथ और कौन स्कंदक का कार्य करता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम, और ये हड्डियों के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है। रक्त के थक्के से ज्यादा ये हड्डियों के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक है तथा रक्त स्कंदक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? रक्त को स्कंदक का कार्य करता है। नोट, एक खास बात यह है कि अगर ये सब जो प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रक्त के जो दो भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा और एक कणिका है। ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। उस प्लाज्मा में से अगर अपन फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन अलग कर दे, हटा दे, तो पीछे बचा पदार्थ सीरम कहलाता है। नोट, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दे तो पीछे बचा शेष पदार्थ सीरम कहलाता है। शेष पदार्थ क्या कहलाता है हमारा? शेष पदार्थ सीरम कहलाता है। सीरम कहलाता है। देखिए, तो
ये तो रक्त के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। रक्त दो प्रकार का होता है। रक्त दो प्रकार का मतलब दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है हमारे रक्त कणिकाएं और एक होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, ये प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% होता है। ठीक है, ये रक्त कणिकाएं पूरे रक्त की 45% होती है। ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा प्लाज्मा होता है हमारे लिए, प्लाज्मा ये हल्का पीले रंग का होता है। इसका रंग पहली बात तो हल्का पीले रंग का होता है। पीएच इसकी क्षारीय होती है, अर्थात 7.4 क्षारीय प्रकृति का होता है और इसमें 90% तक जल पाया जाता है। ठीक है, हल्का पीला रंग, ठीक है, पीएच 7.4, क्षारीय प्रकृति। प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकृति होती है। 90% जल होता है और 10% इसमें प्रोटीन होती है। कौन कौन सी प्रोटीन होती है इसमें? प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन होती है। फाइब्रिनोजेन। अब रक्त कणिकाएं, 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु या रक्त पट्टिका, 3 प्रकार की होती हैं। एक तो लाल रक्त कणिकाएं, एक होती है हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं और एक होती है हमारे रक्त पट्टिकाएं। ठीक है, इनको तो आरबीसी बोलते हैं, इनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं और ये हमारे प्लेट्स या बिंबाणु बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले आप इसका एक बार फटाफट। अब पढ़ते हैं अपन रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाओं के बारे में, ठीक है। अब हमारे हैं सेकंड रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, क्योंकि प्लाज्मा के बारे में तो अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, रक्त कणिकाएं। ठीक है, रक्त कणिकाओं में पहली चीज हमारी है लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें अपन आरबीसी कहते हैं। ठीक है, इनका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। वैज्ञानिक नाम इनका एरिथ्रोसाइट है। वैज्ञानिक भाषा में इनको क्या कहते हैं अपन? एरिथ्रोसाइट। इनका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, इनमें हीमोग्लोबिन
जाता है, जिससे इनका रंग लाल होता है। इनका रंग लाल होता है क्यों? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, ये O2 से मिलकर इनका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को लाने ले जाने का कार्य करते हैं, CO2 को लाने ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये ऑक्सीजन से मिलकर क्या करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यह O2 से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? ये हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। नेक्स्ट हमारे हैं, ये वृत्ताकार होती है। ठीक है, वृत्ताकार होती है, उभयोत्तल होती है। ये होती कैसे है? यह वृत्ताकार तथा उभयोत्तल होती है, अर्थात इस प्रकार से वृत्त की आकार की होती है और दो भाग, उत्तल लेंस अपन ने पढ़ा होगा इस प्रकार से। ठीक है, ये उत्तल लेंस होता है। तो दोनों संरचना इधर से भी गोल, इधर उत्तल, उभय उत्तल, उभय यानी दोनों तरफ उत्तल संरचना होने के कारण इसको उभय तल कहते हैं। इनमें क्या नहीं पाया जाता? इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है आरबीसी के अंदर। ठीक है, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनका जीवन काल क्या होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है, वयस्क जो पुरुष होते हैं, वयस्क पुरुष में ये 50 से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर होते हैं। वयस्क पुरुष में ये क्या होती है? 50 से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं, जबकि वयस्क पुरुष में यह 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, तो ये तो इनकी संख्या होती है, लेकिन इनका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और आरबीसी का जीवन काल जब 120 दिन पूरा हो जाता है तो आरबीसी प्लीहा के अंदर जाकर क्या करती है? अपने आप को नष्ट कर देती है। ठीक है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको? प्लीहा। ठीक है, तो देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा। प्लीहा। इस प्लीहा से जुड़ी हुई एक खासियत और है कि ये क्या होती हैं? इनमें भ्रूण अवस्था में जब भ्रूण होता है, बच्चा मां के पेट में होता है, तब क्या होता है? इनमें बच्चा जब मां के पेट में होता है तब भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किस में होता है? प्लीहा में होता है। तो ये है आरबीसी के बारे में हमारे लिए कुछ खास बातें जो हमें याद रखनी है, जिनसे सवाल बनते हैं। स्क्रीनशॉट लें आप इसका।
अब अपन पढ़ेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। श्वेत रक्त कणिकाएं सफेद रंग की बोला जाता है, लेकिन सफेद होती नहीं है, क्योंकि आरबीसी का रंग लाल था। क्यों था? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इनका रंग लाल था। हीमोग्लोबिन इनमें श्वेत रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका रंग सफेद कहा जाता है। बाकी इनका कोई रंग नहीं होता। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है? देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं में इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ठीक है, WBC। इनको क्या कहा जाता है? इनको ल्यूकोसाइट किया जाता है। इनका जो वैज्ञानिक नाम है, नाम ल्यूकोसाइट है, ठीक है, ल्यूकोसाइट है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण सफेद रंग की होती है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह सफेद रंग की होती है। कैसे इनका रंग सफेद होता है? एक वयस्क में इनकी संख्या 7,000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। मिलीमीटर होती है 7,000 से तो 10,000। अगर इनके 7,000 से 10,000 होती है तो एक बात बैक में जाइए और आरबीसी में सोचिए कि पुरुषों की कितनी होती है? 50 से 60 लाख। 50 से 60 लाख तक तो वो होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? 7,000 से 10,000 के बीच ही, ठीक है। ये तो बड़ी कम संख्या में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कार्य करती है। वो पूरे शरीर में क्या करती हैं? ऑक्सीजन गैसों का परिवहन का कार्य करती हैं। WBC क्या करती है? WBC करती है हमारे लिए ये चीज के WBC रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, ठीक है। अब WBC दो प्रकार की होती है, एक तो कणिका में ल्यूकोसाइट और दूसरी होती है अकणिका में ल्यूकोसाइट, ठीक है। WBC दो प्रकार की होती है। WBC दो प्रकार की होती है। एक है कणिका में ल्यूकोसाइट और दूसरी होती है अकणिका में ल्यूकोसाइट। अकणिका में ल्यूकोसाइट दो प्रकार की होती हैं। पहले अपन देखते हैं कणिका में ल्यूकोसाइट के बारे में, ठीक है। पहले अपन देखते हैं कणिका में ल्यूकोसाइट। 3 प्रकार की होती है। यह खुद 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखिए, एक तो न्यूट्रोफिल्स जिसे उदासीनुरागी भी कहते हैं। एक सार्कीय है जिसे बेसोफिल कहते हैं, सार्कीय रागी बेसोफिल कहते हैं। ये सिनोफिल होती है। एक उदासीनु रागी जिसे क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। एक होती है सार्कीय रागी जिसे बेसोफिल कहते हैं, और एक होती है इयोसिनोफिल।
इयोसिनोफिल्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन उदासीनोरागी न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। यह लगभग 60 से 70% होती हैं। ये पूरे WBC की 60 से 70% होती हैं। यह WBC की 60 से 70% होती है। 60 से 70% तक होती हैं। अम्लीय सारीय रंगों से रंगी जाती है। यह अम्लीय व सारीय रंगों से अभिक्रमित होती है, अभिरंजित होती है। यह अम्लीय तथा सारीय रंगों से अभिरंजित होती है, अभिरंजित होती है। ये भक्षण का कार्य करती हैं। बड़ी बात, भक्षण का कार्य अर्थात खाने का, नष्ट करने का, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती हैं। और केंद्रक बहुपालित होता है। यह भक्षण का कार्य करती है। इनका जो केंद्रक होता है, इनका केंद्रक बहुपालित होता है। क्या होता है? बहुपालित होता है। केंद्रक बहुपालित होता है। अगला है हमारा सार्कीय रागी। सार्कीय रागी क्या होता है? ये WBC का 0.5 से यानी आधे से लगभग 4% तक होता है। इसमें हिस्टेरिन और हिस्टेमिन और हिपेरिन का स्राव होता है। हिपेरिन प्रतिस्कंदक का कार्य करता है, अर्थात रक्त वाहिनियों में रक्त के जमाव को रोकता है। यह WBC का 0.5 से 4% तक होता है। यह WBC का 0.5 से 4% तक होता है। इनसे हिस्टेमिन तथा हिपेरिन स्रावित होता है। और अगला है हमारा ये हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है, अर्थात प्रतिस्कंदक का कार्य करता है। हिपेरिन प्रतिस्कंदक का कार्य करता है। हिपेरिन क्या करता है? हमारे प्रतिस्कंदक का कार्य करता है। ठीक है। और हिस्टेमिन क्या करता है? ये प्रति एलर्जन होता है, अर्थात जब एलर्जी होती है हमारे शरीर में किसी प्रकार से, जैसे धूप में जाने से जलन या कई वायु धुएं में कहीं जाने से खांसी, छींकना आने को, तब ये हिस्टेमिन स्रावित होता है और एलर्जी उत्पन्न करने वाले जीवाणु कीटाणु को नष्ट करता है। फिर है हमारा इयोसिनोफिल्स। इंपॉर्टेंट है इयोसिनोफिल्स। ये केवल इयोसिन नामक जो रंजक होता है, अम्लीय रंजक होता है, अम्लीय से रंगा जाता है। यह केवल इयोसिन अम्लीय, इयोसिन क्या होता है? अम्लीय रंग से रंगा जाता है। अम्लीय रंग से रंगा जाता है। ये आकार में बड़ी होती है। ये जो इयोसिनोफिल होती है, यह आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। यह आकार में बहुत ही बड़ी होती है। फिर देखिए, इनमें जो केंद्रक होता है वो बहुपालित होता है, इनमें केंद्रक द्विपालित होता है। इनमें केंद्रक द्विपालित होता है।
इनमें जो केंद्रक होता है वह द्विपालित होता है। इनका जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। इयोसिनोफिल क्या करती है, 8 से 12 दिन तक जीवित रहती है, अपना कार्य करती है। इनका जीवन का 8 से 12 दिन, कितने दिन, 8 से 12 दिन होता है। ठीक है, हिस्टेमिन का स्राव करती है। ये जो होती है वो हिस्टेमिन का स्राव करती है, ये भी करती है। ठीक है, बेसोफिल भी करती है, लेकिन ये करती है हिस्टेमिन का अधिक स्राव, जिससे क्या होता है, एलर्जी के समय शरीर की रक्षा होती है। ये क्या करती है, हिस्टेमिन का स्राव करती हैं, जो एलर्जी के समय शरीर की रक्षा करती है, शरीर की रक्षा करती है। एलर्जी के समय ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये हो गए हमारे कणिका में ल्यूकोसाइट। और जो कणिका में क्या होती है हमारी, कणिका में ल्यूकोसाइट, जिसे अपन कणिका में WBC कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे अपन अकणिका में ल्यूकोसाइट के बारे में। ठीक है, तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले इसका। तो आज हमने पढ़ा, जो कंकालीय ऊतक हमने कल शुरू किया था उसको कंप्लीट किया। अस्थि के बाद उपास्थि में जो हाईलाइन या काचाभ उपास्थि, तंतुमय उपास्थि, लचीली उपास्थि और कैल्सिफाइड उपास्थि थी, वो पढ़ी। फिर रक्त के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। नोट, एक खास बात यह है कि अगर फाइब्रिनोजिन, प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रक्त के प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन नामक कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। उस प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजिन को अपन अलग कर दें तो पीछे जो भी शेष पदार्थ बचता है उसको अपन सीरम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपन सीरम कहते हैं। बस ये खास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं, ये आने वाली क्लासों और आने वाले जो कंपटीशन जॉब के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, फिर अपन ने आरबीसी के बारे में पढ़ा। आरबीसी का जीवन काल किसे कहते हैं, कितना होता है, 120 दिन तक जीवित रहती है। जीवित रहने के बाद जब वो नष्ट होने वाली है तो कहाँ जाकर अपने आप को नष्ट करती है, प्लीहा के अंदर जाकर अपने आप को नष्ट करती है और इसका अपना जीवन काल खत्म करती है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। फिर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, यहां लिख लीजिए, इनमें केंद्रक पाया जाता है। कई बार क्लासों में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में अंतर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंतर होते हैं। नेक्स्ट हमारे दूसरी चीज हमने पढ़ी कि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग लाल होता है। इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, उनमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य है, सब मिला के आरबीसी का कुल मुख्य कार्य है रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करना। ठीक है, इनका कार्य क्या है, रोगों से लड़ना। ठीक है, इसलिए इनको एक चीज और कहते हैं, इनको सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। इनको सैनिक कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सैनिक कणिकाएं, सैनिक कोशिकाएं कणिकाएं कहते हैं। जैसे सैनिक बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, बाहर से आने वाले आतंकवादियों को मारते हैं, वैसे हमारे शरीर में आने वाले जो आतंकवादी जीवाणु रोगाणु है उनको मारने का कार्य कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये हमारे आज की क्लास थी जिसमें अपन ने कंकाल संयोजी ऊतक और
रक्त के बारे में शुरुआत की। आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें WBC के बारे में, लसिका, पेशीय तंतु और लास्ट अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, और तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है और आपके लिए उपयोगी हैं। तो घर में बैठ के कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे, घर में ही रहे, कहीं अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि आप बाहर से कुछ हानिकारक चीज़, वो वायरस अगर अपने घर में लाएंगे तो खुद के साथ साथ क्या होगा, अपना परिवार भी खतरे में आ जाएगा। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।